हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज का टॉपिक होगा आपका एरोबिक रिस्पायरेशन का। मींस जो वायवीय श्वसन होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, हमने पिछली क्लास में देखा था रिस्पायरेशन के बारे में, और रिस्पायरेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, देन एंड कहाँ तक होता है, और हमने देखा था रिस्पायरेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो एरोबिक, एनारोबिक यानी कि वायवीय जिसमें वायु प्रेजेंस होती है, एयर प्रेजेंस होती है, अवायवीय जिसमें एयर एब्सेंस होती है, मीन्स ऑक्सीजन एब्सेंस होती है। ठीक है, और एक हमने देखा था लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता था, ऑक्सीजन की कमी होती थी, तब ग्लूकोज से किसका फॉर्मेशन होता था, कन्वर्जन होने के बाद, रिस्पायरेशन होने के बाद फॉर्मेशन होता था लैक्टिक एसिड का। ठीक है, इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन की एब्सेंसी होती थी तो एथिल अल्कोहल का या एथेनॉल का, ठीक है, वहाँ पर प्रोडक्शन होता था। और अगर सिंपल सी बात है कि ऑक्सीजन भी प्रेजेंस है और उसके केस में ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है, तब आपको एनर्जी भी मिलती थी, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता था, यानी कि वाटर वेपर रिलीज होता था। ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में, कौन से ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेन का यूज करते हैं रिस्पायरेशन के लिए, ब्रीथिंग के लिए। ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एरोबिक रिस्पायरेशंस क्या होते हैं, वायवीय श्वसन क्या होते हैं, और इनके जो दो टाइप हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो करते हैं हेडिंग। आज आपकी हेडिंग है आपका एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं वायवीय श्वसन। ठीक है, वायवीय श्वसन का मतलब जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंसी हो, मींस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर उपस्थित है, उसके ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही यहाँ पर पूरी श्वसन प्रक्रिया ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट हो रही है। ठीक है, तो इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर एक होगा आपका इंटरनल रिस्पायरेशन, इंटरनल रिस्पायरेशन। ठीक है, दूसरा होगा आपका एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। जो इंटरनल रिस्पायरेशन है इसको बोलते हैं अंतः श्वसन। ठीक है, और जो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है इसको बोलते हैं बाह्य श्वसन। ठीक है, तो अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन ये दो प्रकार के होते हैं। जो इंटरनल रिस्पायरेशन होता है, एक तरीके से अगर आप इसको समझोगे तो ये बॉडी के इनसाइड हो रहा है, इंटरनल रिस्पायरेशन हो रहा है। तो यहाँ पर दो तरह के प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलिसिस और दूसरे प्रोसेस का नाम है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक साइकिल भी कहते हैं, सिट्रिक साइकिल। तो आप इन्हें किसी भी नाम से समझ सकते हैं। तो इसमें हम दो प्रोसेस देखेंगे। पहला प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस का और दूसरा प्रोसेस है क्रेब्स साइकिल का। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में कितने एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है, और क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी का निर्माण होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में हम देखेंगे यहाँ पर इनहेलेशन, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, उच्च श्वसन और उच्च श्वसन और अंतः श्वसन, एक तरीके से ये हैं। ठीक है, इनहेलेशन में क्या होगा, एटमॉस्फेयर से वायु बॉडी के अंदर यानी कि लंग्स में एंटर करती है। ठीक है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर होगा वो उसके पास हाई प्रेशर होगा, लंग्स के पास लो प्रेशर होगा इनहेलेशन प्रक्रिया के दौरान, इसलिए वायु कहाँ से, वातावरण से हमारे फेफड़े में एंटर कर जाती है। ठीक है, उस टाइम पर फेफड़े का जो दाब होता है वो कम हो जाता है। इसी तरह एक्सेलेशन के दौरान जो फेफड़ा होता है वहाँ पर जो एक तरीके से प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इस तरीके से वायु फेफड़े से बाहर की तरफ जाती है एक्सेलेशन में। ठीक है, और इन्हीं दोनों को, इनहेल और एक्सहेल दोनों को ही मिलाकर एक ब्रीथिंग कंप्लीट होती है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि हम एक मिनट में कितनी ब्रीथ करते हैं, कितनी बार सांस लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारी ब्रीथिंग रेट है वो है 18 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, एक बार में यानी कि एक मिनट में 18 बार हम सांस लेते हैं।
इसी तरीके से ब्रीथिंग की बात हो रही है, ब्रीथिंग रेट की बात हो रही है। ब्रीथिंग रेट हमारी जो है वो 1 मिनट में 18 बार है, ठीक है। लेकिन अगर हम हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है, मीन्स बहुत ज़्यादा रनिंग कर लिया, वर्कआउट कर लिया, योगा कर लिया, उस टाइम पर क्या होता है 25 बार पर मिनट हो जाता है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? श्वसन दर की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर एक न्यू बॉर्न बेबी है, तुरंत का जन्मा बच्चा है, तो उसका जो रिस्पायरेशन रेट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, वो 33 टाइम यानी कि 32 टाइम्स 32 बार पर मिनट होता है, ठीक है। 1 मिनट में 32 बार वो सांस इनहेल और एक्सहेल करता है। तो ये तो हो गया एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। अभी हम इसे डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम इंटरनल रिस्पायरेशन में ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया को समझते हैं। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए और सबसे पहली हेडिंग अब आप करेंगे क्या? ग्लाइकोलिसिस की, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस क्या है ये समझिए आप। ग्लाइकोलिसिस को हिंदी में यही कहेंगे, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। एक तरीके से आप समझिए ग्लूकोज के अणुओं को, ठीक है, ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के 2 अणुओं का निर्माण होना, या फिर आप कह सकते हैं पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। तो आप इसे नोट कर लेंगे। ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं के निर्माण की प्रक्रिया ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। ग्लाइकोलिसिस कहलाती है, ठीक है। मीन्स आप समझ गए होंगे कि ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के अणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। तो जब यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है तो ग्लूकोज का एक अणु ब्रेक डाउन होता है और 2 पायरुविक एसिड बनाएगा, ठीक है, 2 पायरुविक एसिड बनाएगा और प्लस 4 एटीपी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। कौन करता है? ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, ठीक है, इसका एक मॉलिक्यूल, इसके 2 मॉलिक्यूल्स का और 4 एटीपी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब 4 एटीपी का फॉर्मेशन तो हो चुका है, बट 4 एटीपी का पूरा यूज यहाँ पर नहीं होता है। 2 एटीपी का यूज जो होता है वो फास्फोरिलीकरण प्रक्रिया में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है आपको 2 एटीपी का यूज, ठीक है। 2 एटीपी का यूज कहाँ पर होता है? फास्फोरिलीकरण प्रक्रिया में हो जाता है, ठीक है, प्रक्रिया में होता है। फास्फोरिलीकरण प्रक्रिया क्या है ये आप समझे। फास्फोरस से या फिर आप कह सकते हैं कि फास्फोरस को कार्बनिक यौगिक के साथ जब मिक्सअप होता है तो वो जो प्रक्रिया कहलाती है फास्फोरिलीकरण कहलाती है। तो आप इसे नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं फास्फोरिलीकरण क्या होता है? फास्फोरस का कार्बनिक यौगिकों के साथ मिलने की प्रक्रिया फास्फोरिलीकरण कहलाती है, ठीक है। तो फास्फोरस जब किसी भी कार्बनिक यौगिक के साथ मिलता है तो फास्फोरिलीकरण कहलाता है। इस प्रक्रिया में 2 एटीपी का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, ठीक है, एडेनोसिन ट्राईफास्फेट एटीपी, ठीक है। तो 2 एटीपी का यूज हो गया कहाँ पर? फास्फोरिलीकरण में, और 2 एटीपी अभी बचा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। पहली देखो 2 प्रक्रियाएं होंगी, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में 2 स्टेप होंगे, 2 चरण होंगे। तो पहले चरण में क्या हुआ? 2 एटीपी का यूज हो गया फास्फोरिलीकरण में और 2 एटीपी अभी रिमेनिंग बची हुई है, ठीक है। तो आप इस 2 एटीपी को यहाँ पर नोट कर लें कि 2 एटीपी अभी ये शेष बची हुई है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। जब दूसरी प्रक्रिया होती है, ठीक है, तब क्या होता है ये नोट करें। फर्स्ट प्रोसेस में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु और 4 एटीपी का निर्माण हो गया। अब दूसरी प्रक्रिया लिखे, दूसरे चरण में क्या होगा ये नोट कर लिया आपने।
ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। अब हम देखते हैं दूसरी प्रक्रिया। ठीक है, दूसरी प्रक्रिया में 2NAD का रिडक्शन होकर 2NADH2 के अणु का निर्माण होता है। ठीक है, 2NAD का रिडक्शन हो जाता है और किसका निर्माण होता है? 2NADH2 के अणु का निर्माण होता है। NAD इसका फुल फॉर्म आप लिख लें, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको। NAD का फुल फॉर्म होता है निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब देखो NAD के एक मॉलिक्यूल्स में 3 ATP का फॉर्मेशन होता है। कितने ATP का? एक मॉलिक्यूल्स में, एक अणु में 3 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। और कितने हैं यहाँ पर? 2 NAD। तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 जा कितना हो गया? 6 ATP। ठीक है, तो यहाँ पर 6 ATP प्लस 2 पहले से बचा हुआ था। ठीक है, जो शेष बचा हुआ था प्लस 2, तो आप क्या लिखेंगे? ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में कुल 8 ATP का निर्माण होता है। ठीक है, तो नोट कर लेंगे आप इसे। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में कुल 2 ATP जो शेष बचा था, ठीक है, प्लस 6 ATP जो अभी हमने देखा इज इक्वल टू 8 ATP का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में कुल कितने ATP का निर्माण होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? 8 ATP का निर्माण होता है। मैंने आपको पूरी प्रक्रिया दिखा दी कि किस तरीके से 8 ATP का 8 एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होगा। ठीक है, और एक पॉइंट याद रखना, जो ग्लाइकोलिसिस है ना, ये प्रक्रिया होती कहाँ पर है, यह प्रोसेस कहाँ पर होती है? तो याद रखना है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस की यह प्रक्रिया कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्मा में होती है, यानी कि कोशिका द्रव्य में होती है। इसका जो दूसरा नाम है जो इसे कहा जाता है EMP पथ। ठीक है, EMP पथ भी इसे कहा जाता है। तो नोट कर लें आप इसको भी। ग्लाइकोलिसिस की कुल प्रक्रिया में कुल 8 ATP का निर्माण होता है। यह क्रिया या यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य या फिर इसे साइटोप्लाज्मा बोला जाता है, साइटोप्लाज्मा में होती है। ठीक है, में होती है। इसे EMP पथ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसका भी रीजन है। ठीक है, क्योंकि जो 3 साइंटिस्ट थे उनके नाम पर इसे EMP पथ नाम दिया गया है। ठीक है, कौन कौन से वो 3 साइंटिस्ट थे? तो नोट कर लें आप। ई फॉर ठीक है, ई फॉर हो जाएगा इम्बडेन, M फॉर हो जाएगा मेयर हाफ एंड P फॉर हो जाएगा पार्सन। ठीक है, तो ये 3 हैं जो कहाँ के? जर्मनी के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने ही इसकी खोज की, तो इसलिए इनके नाम पर ही इसे EMP पथ भी कहा जाता है या EMP पाथ भी कहा जाता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आप इसे नोट कर लें। फिर हम नेक्स्ट हम हेडिंग देखते हैं ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब्स साइकिल का भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कुल कितने ATP का निर्माण होता है। तो याद रखना आपको 38 ATP का निर्माण होता है। नोट करते हैं अब कैसे होगा वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग करेंगे क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल। ठीक है, ये क्रेब्स साइकिल क्यों कहा गया? क्योंकि जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था हेंस क्रेब्स।
ठीक है। हेंस क्रेब्स साइंटिस्ट का नाम था, वैज्ञानिक का नाम था, और इन्हीं के नाम पर ही इसका नाम पड़ गया क्रेब्स साइकिल, ठीक है। इसको सिट्रिक साइकिल भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है ये आपको प्रोसेस समझना है कि इसमें जब प्रक्रिया होती है तो कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं। तो याद रखना कि ये पहली चीज़ तो ये होती कहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम नोट करेंगे वो ये है, ये यूकैरियोटिक के माइटोकॉन्ड्रिया में और प्रोकैरियोटिक के कोशिका कला में होता है, ठीक है। जैसे हमने देखा था भी ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया कहाँ होता था, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्मा में होता था। उसी तरीके से क्रिप्स साइकिल जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, उनके माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके कोशिका कला में यानी कि सेल फेज में होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने नोट कर लिया, ठीक है। अब इसमें ये देखेंगे कि इसमें एनर्जी का उत्पादन कैसे होता है। इसमें एनर्जी का उत्पादन 2-पाइरूविक एसिड के रूप में होता है, 2-पाइरूविक एसिड के रूप में होता है, ठीक है। हम बार बार नहीं लिखेंगे 2-पाइरूविक एसिड, आप फुल फॉर्म लिख लीजिए। और ठीक है, जब 2-पाइरूविक एसिड के रूप में हो रहा है इनका प्रोडक्शन एनर्जी का, तो 1-पाइरूविक एसिड में, ठीक है, 1-पाइरूविक एसिड में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आपको नोट करना है, ठीक है। 1 ATP, क्लियर, 5 NADH, ठीक है, और 1 NADH में 3 ATP होते हैं, तो 5 क्रॉस कर दीजिए तो 5 3 जा 15 ATP, ठीक है, ये हो गया। थर्ड देखें 1 FADH2, ठीक है, और एक FADH में 2 ATP का फॉर्मेशन होता है, तो 1 में कितना हो जाएगा कुल 2 ATP। अब हम इन्हें प्लस कर लेते हैं, 15 + 1 16 + 2 18, यानी कि 18 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है किस में, 1-पाइरूविक एसिड में। तो जब 2-पाइरूविक एसिड के रूप में निर्माण हो रहा है तो 18 2 कितना हो जाएगा कुल, 2-पाइरूविक एसिड के केस में इज इक्वल टू 18 × 2 36 ATP, ठीक है, और प्लस 2 जो रिमेनिंग था पहले से तो 38। तो इस तरीके से आप नोट कर लेंगे कि जो क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल की पूरी प्रक्रिया में कुल 38 ATP का निर्माण होता है, ठीक है। आप इन्हें नोट कर लें, ठीक है। अब हम कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, ठीक है। ये क्रेब्स साइकिल भी आपने नोट कर लिया। नेक्स्ट हमने आपसे क्या बोला है, आपसे कुछ पॉइंट नोट करना है, जैसे सांस नापने की जो डिवाइस होती है, तो सांस नापने वाला यंत्र क्या होता है, स्पाइरोमीटर, ठीक है। स्पाइरोमीटर एक डिवाइस है जिससे सांस यानी कि ब्रीथिंग मापी जाती है। दूसरा पॉइंट आपको नोट करना है, जो श्वसन दर होता है, श्वसन दर, ठीक है, नॉर्मल वयस्क में कितना होता है, वयस्क में 18 टाइम्स पर मिनट होता है, क्लियर। लेकिन अगर हम हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, हैवी एक्सरसाइज के बाद रेस्पिरेटरी रेट कितना हो जाएगा, 25 टाइम्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 25 बार, ठीक है। इसी तरीके से जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, तो इनका जो रेस्पिरेटरी रेट, श्वसन दर होगा वो कितना होगा, 32 टाइम्स पर मिनट होगा, ठीक है। यानी कि 1 मिनट में 32 बार ये सांस लेते हैं। हैवी एक्सरसाइज करने के बाद 25 टाइम लेते हैं। और एडल्ट में नॉर्मली अगर हम बात करते हैं, बिना किसी वर्कआउट के, बिना किसी के नॉर्मल जब हम होते हैं 18 टाइम्स पर मिनट लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, तो ये आप इन्हें नोट कर लें, ठीक है।
अब एक पॉइंट आप और नोट करें इसमें, जैसे कि हमने बोला है आपको, जैसे हार्ट के जब हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था तो हमने बोला था हार्ट का जो आउटर लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते थे। इसी तरीके से यहाँ पर मेन ऑर्गन क्या है, लंग्स है, यानी कि फेफड़ा है। तो फेफड़े की आउटर कवरिंग को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लें, आउटर कवरिंग ऑफ लंग्स इज नोन एज प्लूरा। प्लूरा, ठीक है। प्लूरा, इसके चारों ओर की जो वो कवरिंग होती है उसे प्लूरा बोला जाता है। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ऐसा कि जो फेफड़ा है वो कहाँ पर क्लोज्ड होता है, तो याद रखना प्लूरल कैविटी के अंदर जो है फेफड़ा हमारा सेफ होता है। किस कैविटी के अंदर, प्लूरल कैविटी के अंदर, ठीक है। तो आप इतना पॉइंट नोट कर लें अच्छे से, ठीक है। ये इतना हो गया आपका। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, बाह्य श्वसन, ठीक है। इसमें हमने आपको बोला था कि हमें 2 पॉइंट पढ़ना है। कौन कौन सा, पहला पॉइंट है इंस्पायरेशन और दूसरा पॉइंट है एक्सपायरेशन, ठीक है। इंस्पायरेशन में मान लो ये एटमॉस्फेयर है, क्या है ये, एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेयर होगा यहाँ पर प्रेशर कैसा होगा, हाई होगा, हाई प्रेशर, ठीक है। और जो लंग्स है, ये लंग्स है, तो यहाँ पर कैसा होगा, लो प्रेशर होगा। तो जो वायु है, एयर है, उसका मूवमेंट कहाँ से होगा, एटमॉस्फेयर से लंग्स की ओर होगा, ठीक है। ये एक प्रोसेस होती है जिसे परासरण कहते हैं, ठीक है। तो परासरण प्रक्रिया के द्वारा ही एयर का ट्रांसफर हो रहा है एटमॉस्फेयर से फेफड़े में, क्लियर। तो एटमॉस्फेयर से लंग्स में वायु का ट्रांसफर हुआ बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। और जो मूवमेंट होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूवमेंट हो रहा है। तो इस टाइम पर क्या होता है, आप इसे नोट करें। वायुमंडल की तुलना में, वायुमंडल की तुलना में फेफड़े के अंदर का दाब 1 से 3 mmHg कम हो जाता है, ठीक है। इंस्पायरेशन प्रोसेस में जो फेफड़ा है उसका दाब बाहर के कंपैरिजन में, वायुमंडल के कंपैरिजन में 1 से लेकर 3 mmHg तक कम हो जाता है। अगर हम बात करते हैं एक्सपायरेशन में, तो यहाँ पर लंग्स से एटमॉस्फेयर की ओर, ठीक है, एटमॉस्फेयर की ओर इसका ट्रांसफर होगा वायु का, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, वायुमंडल की तुलना में फेफड़े के अंदर का दाब 1 से 2 mmHg क्या होता है, बढ़ जाता है। तो नोट कर लें आप, वायुमंडल की तुलना में फेफड़े के अंदर का दाब, फेफड़े के अंदर का दाब 1 से 2 mmHg बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। नोट कर लें आप इसे। और हाँ, एक पॉइंट आपको याद रखना, जो ऑक्सीजन होती है ना वो ब्लड में, हम बोलते हैं ना कि ऑक्सीजन ब्लड में मिलकर फिर पूरी बॉडी में हमें एनर्जी सर्कुलेट करती है। ऐसा क्यों होता है, तो जो हीमोग्लोबिन होता है ना वो क्या करता है, ऑक्सीजन को ब्लड में बॉन्ड करके रखता है, यानी कि बांध कर रखता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। ये इतनी चीज़ें आप याद रख लेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम में, तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं यहाँ से, ठीक है। तो बस यही इतने क्वेश्चंस हैं आपके जो आते हैं। बाकी ये तो क्वेश्चंस हो गए कि जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं जब सीरीज चलाऊंगी, एक चैप्टर से लेकर जो फर्स्ट चैप्टर से आपका कराया है मैंने एक सीक्वेंस में, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले न्यूट्रिशंस कराया है, फिर डाइजेस्टिव कराया है, फिर एक्सक्रीशन कराया है, फिर सर्कुलेटरी कराया। तो ये सारे स्टेप जो चले आ रहे हैं ना, इनको एक सीक्वेंस में मैं सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगी, ठीक है। तो अभी आपका ये बायोलॉजी आई थिंक कंप्लीट होने वाला है। एक आध टॉपिक और रह गया है, लाइक रिप्रोडक्टिव सिस्टम रह गया है, ठीक है। हाँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम रह गया है और एनिमल किंगडम रह गया है, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक कवर करेंगे, फिर हम बॉटनी पर मूव ऑन करेंगे, ठीक है। बॉटनी में भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आजकल, लाइक सेल्स से रिलेटेड हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड हो गया, प्लांट किंगडम से हो गया, या फिर हम बात कर लेते हैं प्लांट हार्मोन, वहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, प्लांट डिसीज से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे कहाँ पर, बॉटनी में। तो अभी 1-2 क्लास, या मान के चलो मुश्किल से 3 क्लास और लगेंगे आपकी बायोलॉजी खत्म होने में, ठीक है।
है। आप इनके प्रीवियस जितने भी वीडियोज़ पढ़े हैं आप उन्हें अच्छे से देखिए, समझिए। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। और वीडियो को जितना हो सके सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।